पेपर्स में ना बहुत अभी तक लगी है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैम, आप आवाज ठीक आ रही है? अब आइए, ठीक, आप बोलें। प्रॉब्लम्स मैम हो मैं रही हैं कह रही पेपर्स के हूँ अंदर? जी मैम, बहुत ज्यादा मैम। समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पेपर्स की पूरी पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पता नहीं कौन से वो कंट्री की लैंग्वेज लगा देते हैं मैम। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आप मतलब जब पेपर बनाएंगे तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि लैंग्वेज चेंज ना हो पेपर। ये हम लोग जो लैंग्वेज देते हैं वो एक ही लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज टोटली चेंज नहीं होती। उन टीचर्स को पेपर के लिए जो आईटी सर्विसेज वाले एक्सेल फाइल जी देते हैं ना, उसके अंदर जब टीचर्स ऐड करते हैं तो टाइम टीचर्स पता क्या करते हैं कि पिक्चर्स भी वहाँ ऑप्शन होता है कि पिक्चर्स भी ऐड की जा सकती हैं। वो डायरेक्टली एज जी इट इज ही पिक्चर वहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने का मेथड नहीं होता, लिंक देना होता है, जो लिंक आईटी की सर्विसेज में जाकर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इस तरह जी की मैम। छोटी छोटी प्रॉब्लम टीचर्स करते हैं ना, जो पिछले साल हुआ था फर्स्ट टाइम में पेपर, उसमें यही प्रॉब्लम्स आई थी। उसके बाद जी ऐसा मैम, कोई बहुत था ज्यादा। नहीं था, उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी जो ये अभी लास्ट टाइम हुआ है। उसमें एक नो कंडीशन और मैम। है, मैं आपको बताती हूँ। अगर इन केस आप पेपर दे रहे हो और आपको 2 3 या 4 5 एमसीक्यूज के बाद बाकी एमसीक्यूज शो नहीं होते, तो आपने पेपर को सबमिट नहीं करना लास्ट पे। इस जी दफा मैम। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया था कि उनको बाकी एमसीक्यू शो नहीं हो रहे थे। आप लोगों का अगर नेट जो है उसकी जो वर्किंग है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप लोगों को सारे एमसीक्यू शो नहीं होंगे, 1 बाय 1 एमसीक्यू शो होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मैम एमसीक्यू शो नहीं हो रहे तो आप लोगों ने उसको सबमिट बिल्कुल नहीं करना। अगर आप उसको सबमिट करेंगे तो आईटी वाले दोबारा आपका पेपर नहीं लेंगे, वही आपका कंसीडर जी होगा जो सबमिट हो गया। मैम, वो इनका प्रोसेस ये है ना कि हमने एमसीक्यूज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ एक पेपर में ऐसा सीन हुआ था कि मेरे 20 एमसीक्यूज हुए थे और मुझे 40 एमसीक्यूज के बाद मेरा पेपर मुझे शो ही नहीं हुआ, वो डिसअपेयर हो गया था। हम्म। वो फिर मैंने सिर्फ 20 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे, तो मैंने एप्लीकेशन दी, मेरी एक्सेप्ट हो गई थी क्योंकि मैंने 40 एमसीक्यूज मतलब वो किए हुए ही नहीं, सबमिट ही नहीं बिल्कुल। किया था पेपर। सबमिट ही ना करें, और फिर एक ऐसे नहीं होता। और एक बच्चे का ये सीन था कि उसको मैम पूरा 56 एमसीक्यूज उसको डिसअपेयर हुए हैं। मतलब उसको ये था कि स्टेटमेंट शो होती थी तो नीचे ऑप्शन शो नहीं होते थे, ऑप्शन शो होते थे तो एमसीक्यू शो नहीं होते थे, वो बस वो स्टेटमेंट। 1 बाय 1 उसको हमें आगे क्विज करती के गई है। दौरान भी ऐसे, मैम जी हमारे क्विज के दरम्यान भी ऐसे ही हुआ था। नाम ऑप्शन बस आ रहे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था कि क्या करना है। स्टेटमेंट ही कोई नहीं थी, बस ऑप्शन थे। कभी बच्चों के नाम आए जा रहे थे। ये असगर जमान है, यही हर किसी के एमसीक्यूज बना फिरता था। ये किसने लिया था क्विज ऐसे? अल जबरे वाले सर ने, शायद डॉक्टर शुएब मकसूद साहब ने। उन्होंने मैंने कॉल की सर गूगल को, फॉर्म पे लिया और था? सर, हाँ जी मैंने कॉल की सर को। सर कहते पता नहीं आप कहाँ के एमएससी के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास से उठ के आ गए एमएससी में। मैंने है ना नहीं, अगर डिस्क्रिप्शन मेरी खोल दी बात बुक सुने, की। मेरी बात सुने, अगर गूगल फॉर्म पे लिया था ना उन्होंने, तो फिर हाँ उन्होंने जी। टाइपिंग मिस्टेक की होगी। अदरवाइज गूगल फॉर्म पे हमारे यूनिवर्सिटी की आईटी सर्विसेज से बहुत अच्छा गूगल फॉर्म चलता है। मैंने लास्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स के जो मिड के पेपर हैं वो गूगल फॉर्म पे ही लिए थे। जो टीचर पता ने नहीं वहाँ मैम जी टाइप फिर करना कैसे है बात वो है। ही शो होना है। और अगर उसकी टाइपिंग के अंदर हम ऑप्शन दे देते हैं ना कि ऑप्शन शफल होके आएंगे, तो ऑप्शन भी शफल होके आते हैं। उसके अंदर ऑप्शंस में अगर टीचर ने पिक्चर्स रखी है ना तो फिर शफल करना नहीं चाहिए उसको। अगर एज इट इज ही टाइपिंग की हुई है तो फिर उसको शफल करें तो बहुत अच्छा रहता है पेपर। सही है, लेकिन मैम हम पूरी क्लास बड़ी परेशान। बाद में मैंने कहा सभी बच्चों को, मैंने कहा ग्रुप में मैसेज भेज दी। हर किसी ने स्क्रीनशॉट लेके कोई 200 मैसेज ग्रुप में भेज दिया। फिर सर को अंदाजा हो गया कि नहीं वो बाकी ठीक ही मिस्टेक बोल थी। रही है। हाँ जी। और आप मुझे ये बताओ, आज क्लास नहीं लेने का क्या रीजन है, जरा बताना। मैम बच्चों का काम बहुत ज्यादा हो गया है, तो यकीन मान लें काफी ज्यादा बर्डन बढ़ गया है काम का। तो तो साथ इस साथ वजह क्या से करें? ना, नहीं मैम जी कर रहे थे साथ साथ, वो अलजबरे यस का मिटा मैम। हो गया ना। 2 दिन का काम ना रह गया 3 दिन का, जिस वजह से ना बच्चे थोड़े से मुझे कल कह रहे थे कि टीचर से रिक्वेस्ट कर ले। मैंने कहा मैं करूंगा। और मैम ये नहीं कि अच्छे रात के बच्चे इतने सारे। देर से जाके मैसेज मुझे कर रहे थे आप। मुझे जल्दी मैम बताते मैं अब ज्यादा मैं, जल्दी सो लेती। मैं अपनी पहले वाली क्लास भी फ्री कर लेती। सॉरी मैम, मैं बाद में पढ़ ही तब रहा था मैं, तो मुझे फिर मैसेज आए 2 3, तो मैंने चलो कहा बस मैं करता थोड़ा सा, हूँ। बिल्कुल जरा सा आधा पेज पढ़ाऊंगी। जो आपके सामने सिर्फ थ्योरम आ रहा है, सिर्फ वही करवाऊंगी। और मैम मैम जी एक्सरसाइज थोड़ा सा ये बता दें डिस्कस कर लें एमसीक्यूज आज। कैसे बनाएंगे। आज थोड़ा सा यही डिस्कस कर ले मैम जी, आज रहने आप दें। लोग मेरा सर नहीं खाए, मेरा सर पहले दुख रहा है। चुप कर जाए, मैं खुद ही बता दूंगी। तो एमजी इसलिए तो मैम कह फिर रहे हैं आज ना पढ़ाएं, मैम फिर आज रात टेस्ट करें। करें।
नहीं, बस मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाना है। नहीं मैम जी, हमें आपका ख्याल है। इतना ख्याल नहीं करे, मैं सबको माइक बंद कर दूंगी। मैम आपसे बात पूछनी थी एक। जी पूछिए। मैम आपने कहा था कि अगर पेपर आप बनाएंगे तो हाँ ओनली जी, मुझे बिल्कुल चैप्टर याद नंबर है, 7 मुझे होगा। याद है, बिल्कुल याद है। मुझे बातें भूलती मैम जी नहीं एक है, और याद बात है। करनी मैम जी एक और बात करनी थी। हम्म। मैम आप इतने अच्छे क्यों हैं मैम? हद हो गई। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। इसको म्यूट करें प्लीज। ये आपको मैम इनको पेपर में बता दें आप बिल्कुल अच्छे हाँ नहीं है। बिल्कुल। ये नहीं आप मैम लोग जी, मिड का पेपर भूल गए हो? वैसे मैंने अभी चेक नहीं किए, मैंने कहा यार फाइनल के साथ ही कर यार दूंगी। मैम आप अच्छी हैं, आपने सीआर से पास पूछें, करना है। सीआर से पूछे मैं कितनी बुरी हूँ। मैम मैम पेपर तो हमने दिए थे लेकिन चेक तो आपने करने हैं ना, उससे पता चलेगा आप कितनी अच्छी हैं। इसी वजह से कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छी हैं मैम। हाँ मुझे मैम पता है मेरा सारे 14 साल एक्सपीरियंस फेल कर अच्छे दिया लगाते हैं। देखा फेल हो गया ना आपका एक्सपीरियंस। पर मेरा पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस आप पे बहुत काम आया। चीटिंग नहीं करने दी मैंने आपको। कोई बात नहीं मैम। डिफरेंशियल दरअसल ऑफ मैम टेंसर, अच्छा आप लोगों का जो सिर्फ सिलेबस रह गया है ना, मिड तक जो मैंने कहा था उसमें से 2 थ्योरम जो है वो ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम, वो नहीं करवाए मैंने। चैप्टर नंबर 5 में है, बहुत बेसिक से थ्योरम है, जो हमने इंटीग्रेशन वाला किया था टॉपिक, उसी में थे वो। तो मैंने सेपरेट नहीं करवाए, उसी के अंदर ही वो थ्योरम्स आते हैं, जैसे उसकी स्टेटमेंट वगैरह रहती हैं। वो आप लोगों ने एक दफा देखने हैं खुद से, सिर्फ एमसीक्यूज की वजह से। और उसके अलावा जो है फाइनल के जो टॉपिक्स है उसमें ये सिर्फ एक डिफरेंशियल ऑफ टेंसर रह गया और एप्लीकेशन ऑफ टेंसर्स है और कुछ एक्सप्रेशंस हैं बस। ये डिफरेंशियल ऑफ टेंसर्स में सिर्फ एक ही ये थ्योरम है, डेरिवेटिव के आगे फर्दर यूज होगा ये एक्सप्रेशन में जाके। अदरवाइज जैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं सेम एज इट इज ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने टेंसर के अकॉर्डिंग इसको लेना है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेते हुए। पेज नंबर बता दें ये आज वाला। पेज नंबर आपका जो है यहाँ पर 427 427। इसमें टेंसर दिया हुआ है, ऑर्डर है इनका, जो टॉपिक हमारे पास है उसमें ऑर्डर 1 और 2 के लिए और हायर ऑर्डर के लिए। 1 और 2 के लिए डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, हायर के लिए डायरेक्ट किया, क्योंकि 1 और 2 के लिए भी वही प्रोसेस है। हम जो डेरिवेटिव लेते हैं उसमें क्या होता है, हमारी एक पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन टेंसर्स के अंदर जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, तो टेंसर की जो ऑर्डर है वो एक इंक्रीज हो जाता है। टेंसर का ऑर्डर इंक्रीज होता है एलिमेंट्स के स्किप होने से, क्योंकि वो एलिमेंट उसके अंदर मजीद ऐड हो जाता है। थ्योरम यही है, इसने यहाँ पे दिया इफ A1 AI1 I2 ये उसके टेंसर्स की जो ऑर्डर है उसको डिनोट किया है कि I1 I2 I3 सो ऑन IN तक है। nth ऑर्डर का टेंसर यहाँ पे यूज किया है। देन इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू XP, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू XP, लेकिन आफ्टर द रिजल्टेंट जो है हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव XP के अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन नहीं किया, थोड़ा डिफरेंट करके इसको थ्योरम को सॉल्व किया है। दैट इज पार्शियल ओवर पार्शियल XP किसके इक्वल कहता आना चाहिए, AI1 I2 so on IN is also a tensor of order n plus 1। अब सबसे पहले तो है ये जो मेरे पास यहाँ पे टेंसर के लिए ये A दिया हुआ है, A क्या है सबसे पहले मुझे आप इसको एक्सप्लेन करें। हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़ते हैं A को किससे डिनोट करते थे, R को किससे डिनोट करते हैं, R किस लिए यूज करते हैं, स्मॉल या कैपिटल R। मैम पोजीशन वेक्टर। और A किस लिए यूज करते थे, कोई बोला है लेकिन बहुत दूर से आवाज आई है, वेक्टर फील्ड। वेक्टर के लिए हम इसको यूज करते थे, वेक्टर फील्ड के लिए ए से डिनोट करते थे, इसके एलिमेंट हमारे पास आते थे A1 A2 A3 और A1 A2 A3 जो है वो किस पे डिपेंड करते थे, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है X Y Z उसके ऊपर डिपेंड करते थे। यहाँ पर सिंपल सिर्फ A दिया हुआ है, उसका बिल्कुल ये मीन नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ टेंसर है, टेंसर भी आखिर किसी पे डिपेंड करता है, अपने वेक्टर्स पे स्केलर्स पे ये डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप लोगों के पास बुक है तो पेज नंबर 410 ओपन करें, और जिनके पास बुक नहीं है मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, पेज ही सेंड कर देती हूँ।
इनवेरियंस विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ एक्सिस। मिल गया सबको? पेज मैंने सेंड किया है। यस मैम। 7.14 आर्टिकल किया था, उसके अंदर हमारे पास यस मैम। वेक्टर्स की फॉर्म थी। वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए जो था वो डिफाइन करा था x1 x2 x3 पे। जब जैसे ही ये टेंसर n का चला जाएगा तो ये n डायमेंशन में हम चले जाते हैं और ये हमारे पास a x1 x2 x3 so on xn की फॉर्म में है। इसीलिए कहता है इसका जो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू xp, यानी कि p एब्सोल्यूट वेरिएबल इसका होगा कोई भी उसके अंदर से, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका जो है वो टेंसर का पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है और इसका ऑर्डर जो है वो एक मजीद इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ला के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चूज किया है के डैश एंड के कोऑर्डिनेट सिस्टम में से अपनी इक्वेशन को चूज किया है विद डायरेक्शन कोसाइन LJ1, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे j के साथ डिनोट किया है, राइट साइड पे टेंसर्स के जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर हैं उसको हमने i के साथ डिनोट किया है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही यहाँ पे, ये nth ऑर्डर का टेंसर यहाँ पे इस वक्त मेंशन किया है क्योंकि हमारे पास n ऑर्डर का टेंसर ही गिवन है अपनी थ्योरम की स्टेटमेंट में। Where all the symbols have the usual meaning, हर सिंबल का कहता है अपना एक यूजुअल मीनिंग है। इसके अंदर यहाँ पे डिफाइनिंग है, ये डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट कर रहे हैं। ये जो ए दिया हुआ है यहाँ पे टेंसर, ये बेसिकली वेक्टर टेंसर कहलाता है, तो हम इस वेक्टर्स के एलिमेंट्स दिए हैं यहाँ पे x1 x2 x3 के फॉर्म में। और सिमिलरली कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, हमने विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जस्ट अभी के अकॉर्डिंग अप्लाई किया उसने। अब लेफ्ट साइड पे के अकॉर्डिंग है और राइट साइड पे देखें के पी के अकॉर्डिंग है। और फिर फर्दर उसने डिफाइन किया यहाँ पे जो बेसिक चेंजेस है वो आप लोगों ने सबसे पहले देखनी है। ये देखें, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे एक्स के डैश के अकॉर्डिंग है और राइट साइड पे ए का लिया पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पी एंड पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स के डैश। दोनों में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस बताना है आप लोगों ने यहाँ पे क्या है। जी बिल्कुल भी समझ नहीं आता। यहाँ तक तो समझ आ गई कि हमने ये क्या किया, नंबर 1 जिसको इक्वेशन का नेम दिया है। यस, ये तो वो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लिया। अब देखें यही इसी इक्वेशन 1 में से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें ए डैश है, ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिया है? के डैश में से लिया है, जो ए है वो के में से लिया है। दोनों लास्ट टाइम जो थ्योरम किया था उसमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स का यही बताया था। सिमेट्रिक टेंसर ले लें या एंटी सिमेट्रिक टेंसर ले लें, किसी भी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके भी वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज ही रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेक्टर्स क्वांटिटी। उनके साथ जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं जिसपे वो डिपेंड करते हैं वो चेंज नहीं होते। यहाँ पर भी यही चीज है। इसको अभी आप राइट लेफ्ट साइड को अगर यहाँ से स्किप करें, आप जस्ट और जस्ट यहाँ पे राइट साइड लें, ठीक है, सिर्फ राइट साइड में ले रही हूँ अभी। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ए के साथ पार्शियल एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स पी, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? किसी भी वैल्यू को मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड करूँ, कोई इफेक्ट आता है इसमें? नो मैम। यहाँ पे इसने यही कंडीशन की है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पी और पार्शियल एक्स पी से मल्टीप्लाई भी किया और उसने डिवाइड भी किया। अब उसके बाद कहता है विद रिस्पेक्ट टू के डैश हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया। के डैश के अकॉर्डिंग क्यों किया है? क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो के कोऑर्डिनेट से है, तो उसने यहाँ पे डैश लिख लिया। डैश जो है वो डेरिवेटिव को इस वक्त डिनोट नहीं कर रहा, यहाँ पे जो डैश है वो हमारे कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है फिलहाल। ठीक है, वैसे भी पार्शियल डेरिवेटिव जब लेते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग डैशेस नहीं आती। जब डेरिवेटिव लेते हैं जनरल डेरिवेटिव तो डैश लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी डैशेस आएंगी आगे भी आएंगी, वो डैशेस जो है वो डिनोट नहीं करी डेरिवेटिव को, सिर्फ एलिमेंट्स को डिनोट करें, एलिमेंट्स के डिफरेंस को डिनोट करिए कि वो कोई डैश कोऑर्डिनेट से लिए हैं। अब जो है सबसे पहले तो उसने दोनों साइड लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड पे पार्शियल एक्स पी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू कहता है डेरिवेटिव लिया एक्स के डैश के अकॉर्डिंग लिया है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों की। लेफ्ट साइड का तो जस्ट एज इट इज ही मेंशन किया है, लेकिन राइट साइड पे क्या होगा, हमारे एलिमेंट किसके अकॉर्डिंग है, ये चीज हमने कहता है डिनोट करनी है n+1 के, और हमारे एलिमेंट जो है ए में वो किसके अकॉर्डिंग है, वो n के अकॉर्डिंग डिफाइन है और x के अकॉर्डिंग उसके अंदर वेरिएबल्स डिनोट है। डेरिवेटिव लेते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। माइक बंद करें जिसका माइक चल रहा है।
पता नहीं छोटी नाजिया आपका माइक ऑन है, माइक बंद करो। यहाँ पे मैं फंक्शन लिख रही हूँ, किसी भी टाइप का यहाँ पे फंक्शन लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने ये फंक्शन लिखा f(x+1), उसका डेरिवेटिव लेना है हमने। कैलकुलस की बुक में एक्सरसाइज 2.5 है, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल को डिनोट करके उसका डेरिवेटिव पूछा गया। अब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू अगर x भी डेरिवेटिव लेती हूँ, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव को डैश से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। मैं पूरा डिटेल नहीं यहाँ पे लिख रही। ये मेरे पास f है, f डैश क्या लिखेंगे, पहले तो हम विद रिस्पेक्ट टू लेते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव x+1 और साथ में डेरिवेटिव आएगा x+1 का। अब मैं यहाँ पे इसको d/dx के साथ डिनोट करूंगी, क्योंकि मैं एक सिंगल जो है वो डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे वो नहीं ले रही, वेरिएबल्स को डिफरेंट करके नहीं ले रही। अब डेरिवेटिव मैंने किसका लेना है यहाँ पर, x+1, ठीक है। फंक्शन के अकॉर्डिंग कहा है f डैश जो जिस पर डिपेंड कर रहा है x+1 पे, फिर हमने फर्दर जो है उसके वेरिएबल जिसके अकॉर्डिंग वो डिनोट है उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पर देखें, जो मैं इसी को आगे मेंशन करती हूँ, अब हमारे पास जो है ये वेक्टर जो है वो डिनोट कर रहा है, कहता मैं यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, x, y एंड z, ठीक है। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू इसी के अंदर किसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग। लाइक मैं यहाँ पे लेती हूँ p, y, z, किसी के अकॉर्डिंग ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर लेती हूँ y के अकॉर्डिंग ले लेती हूँ। ये बनेगा a डैश, पहले तो इसका डेरिवेटिव आएगा x, y एंड z, ये एज इट इज भी आ जाएंगे। फिर फर्दर जो है हम डेरिवेटिव लेंगे ये जो अंदर वेरिएबल्स हैं इनका। अब हम कर रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे पार्शियल का साइन यूज करते हुए हम पार्शियल ही अप्लाई करेंगे। हमने इनका 1 बाय 1 डेरिवेटिव नहीं लेना, सिंपल जस्ट इसके साथ में डिनोट करना है कि अभी जो मेरी रिक्वायरमेंट रहती है वो पार्शियल डेरिवेटिव की रहती है, और मैं किसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ, मैंने कहा इन केस में यहाँ y के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे एज इट इज ही आ जाएंगे x, y एंड z, क्योंकि मैं पूरी डिटेल से इसको ओपन नहीं करी। यहाँ पे तो मैंने 3 के अकॉर्डिंग लिया, जब n के अकॉर्डिंग लेंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट वहां से स्किप होगा, बाकी सारे के सारे आ जाएंगे। अब उसने यही वर्क किया है, उसने पहले इसके साथ ये पार्शियल की कंडीशन थी, पार्शियल एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स पी से उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। एक्स पी वाला यहीं पे रहने दिया है क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे, वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है, और जो एलिमेंट एक्स पी रह जाएगा उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डैश जो है वो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इस लाइन की समझ आइए। बाकी ये जो एल जो है डायरेक्शन को साइन ये एज इट इज ही रहेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं, इन पे डेरिवेटिव अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज ही आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो फंक्शन होता है उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होता है, ठीक है। अब आगे जो है पी कहता है डमी है, अब हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ अब इसको डिनोट करना है कि ये जो n तक है पार्शियल डेरिवेटिव जब हमने p के अकॉर्डिंग इसका लिया है, तो ये n+1 ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, हमारा टेंसर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, n+1 में। हमने जस्ट अब इसको यही डिनोट करना है कि n+1 में कन्वर्ट हुआ। उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी इस xp की जगह पे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके डिफाइन कर सकते हैं कि हमने इसको किस फॉर्म में डिनोट किया। अब ये मेरे पास है वेरिएबल्स हैं, अब वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। एक्स के डैश के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई किया है, एक्स के डैश इज इक्वल टू एल के पी एक्स पी। हमने निकालना है किसका, एक्स पी के अकॉर्डिंग, तो मैं एक्स पी के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ डॉट प्रोडक्ट के साथ अप्लाई करके, एक्स पी इज इक्वल टू एल के पी एक्स के। अब इसका उसने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डैश, लेफ्ट साइड पे लेंगे तो एज इट इज ही आ जाएगा, राइट साइड पे लेंगे तो ये सेम वेरिएबल है, एक्स के डैश के अकॉर्डिंग ही लूंगी तो ये खत्म होकर 1 आ जाएगा, और ये डायरेक्शन को साइन एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इसको उठा के यहाँ से एल के पी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर इसकी जगह पे। जब इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया, उसने ये मेंशन किया, एक डायरेक्शन को साइन जो है इसके अंदर मजीद बढ़ गया है,
जब एक डायरेक्शन कोसाइन मजीद बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली ही हमारा जो ये टेंसर है ये डिनोट करेगा इसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो n+1 तक हैं, क्योंकि इस साइड पे जो है एक मजीद बढ़ गया है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग ही हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो वेक्टर है, जो हमारा टेंसर है, वो कितने ऑर्डर का टेंसर यहाँ पे डिफाइन होगा। पहले ये थे यहाँ तक n तक, अब एक मजीद एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड हुआ है तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया n+1 में। वी शो दैट partial over partial xp a I1, 2, 3 and so on n form is a tensor of order n+1 due to this quantity of डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्शन कोसाइन जो है वो मजीद एक्सपेंड हो गया। आगे इसके नोट्स दिए हैं, नोट्स डिफरेंट फॉर्म में। ये एनएस के लिए ही है कि हम अगर पार्शियल डेरिवेटिव एक दफा ले रहे हैं दोबारा लेंगे तो क्या कंडीशन आएगी। ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्सपी डिनोटेड बाय, हम उसको इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव था हमारे पास इसका जो हमने भी ऊपर लिया है ये वाली फॉर्म, तो जरूरी नहीं है हम इसको पार्शियल इसी फॉर्म में डिनोट करें, हम इसको इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं आफ्टर द जजमेंट की n+1 में कैसे कन्वर्ट हुआ। ये n थे, इससे आगे एक मजीद बढ़ गया है तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया n+1 में। देन इक्वेशन 2 अब कहता है इक्वेशन 2 की जगह पे हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, हम डायरेक्ट पार्शियल को वहां से खत्म कर सकते हैं और ये चीज आ सकती है। अब डिफरेंशियल करेंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो कहता है दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे जैसे हम पार्शियल का लिखते हैं, किसी वेरिएबल का एक के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया, फिर दोबारा से किसी और वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो हम उसको डिनोट करते हैं, ऊपर स्केयर आ जाता है, नीचे वो दोनों वेरिएबल आ जाते हैं। पहले एक्सपी के अकॉर्डिंग लिया, फिर हमने एक्स क्यू के अकॉर्डिंग लिया, तो इसको भी हम मेंशन कर सकते हैं कि हमने पहले पी के अकॉर्डिंग एंड देन क्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करें। अब देखें एन के बाद बेसिकली ये I1, 2, 3 एंड n की फॉर्म है और फिर कॉमा लगा के उसमें p एंड q लिखें। p और q के बिटवीन में जो है वो कॉमा डिनोट नहीं किया, लेकिन ये फिर भी शो करें कि दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इट्स मीन n+2 ऑर्डर का जो है वो टेंसर बनेगा। अगर पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा से ले लेंगे तो वही कंडीशन आएगी, वो टेंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मजीद ऐड होगा तो फिर एक मजीद टेंसर आ जाएगा। स्केलर है तो स्केलर का जो डेरिवेटिव आता है हमारे पास वो वैसे ही किस फॉर्म में आता है, ऑर्डर जो है वो कहता है अगर टेंसर लिया आपने फाई इज अ स्केलर देन पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई और फाई, और इसको क्या लिख सकते हैं फाई आई के आई के अकॉर्डिंग हमने लिया इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। पेज नंबर टेंसर वाला ही जो ऑर्डर है हमारे पास इसमें 0 ऑर्डर जो टेंसर किया था हमने, ये देखें फाई भी डिपेंड करता है तीनों क्वांटिटीज पे। अगर हम 3 डायमेंशन के अंदर वर्क कर रहे हैं x1, x2, x3, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फाई एक स्केलर है, स्केलर और कांस्टेंट दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर जो है वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में और हम इसको इन रियल जो है वो कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने कन्वर्ट करते हैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये स्केलर जो है वो एक क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती है अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। अब जो है फर्दर वहाँ पर जो डेरिवेटिव लिया उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये एक स्केलर जो है वो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव लेने से ये 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जो मैं भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फाई इज अ स्केलर एंड देन इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आगे जो इसके अंदर x1, x2, x3 डिनोटेड है उनके पार्शियल डेरिवेटिव आने हैं, इसका नहीं आएगा, ये एज ए फंक्शन है। तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा फाई आई में इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 दैट इज अ वेक्टर। ऑर्डर 1 का जो टेंसर होता है वो हमारे पास वेक्टर कहलाता है। स्केलर लिया था जो कि टेंसर 0 था, ऑर्डर जो 0 का टेंसर होता है वो स्केलर कहलाता है। पार्शियल डेरिवेटिव लिया है उसका तो किसमें कन्वर्ट हो गया है ऑर्डर 1 में, यानी कि वो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि इन वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर एंड टेंसर के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव जो लेते हैं टेंसर का तो 1 कैसे इंक्रीज होता है उसके ऑर्डर के अंदर, जबकि हम पार्शियल डेरिवेटिव लें या डेरिवेटिव लें सिंपल फंक्शन का उसमें उसकी पावर जो है वो एक डिक्रीज होती है, तो उसका जो ऑर्डर है वो एक मजीद बढ़ जाता है। किस कंडीशन में, क्योंकि जब डेरिवेटिव लेते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन मजीद चेंज होते हैं, चेंज होने की वजह से एक क्वांटिटी जो है वो मजीद उसके अंदर ऐड हो जाती है जिसकी वजह से उसका ऑर्डर जो है वो 1 इंक्रीज हो जाता है। इसके नीचे जो इंटीग्रेशन ऑफ टेंसर है वो बिल्कुल नहीं करनी, वो हमारी इंक्लूड नहीं है, वो वैसे भी इंटीग्रेशन है जैसे हमने डेरिवेटिव किया है पार्शियल, इसी फॉर्म में जो है वो उसकी इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में जैसे डेरिवेटिव जो अप्लाई होता है हमारे पास ए पे, इंटीग्रेशन भी जो कहता है जस्ट अप्लाई होगी इस फॉर्म में, ये इंक्लूड नहीं है इसलिए ये सारा यहाँ पे दिया भी नहीं हुआ, जैसे इसका रिव्यू कर रही हूँ कि इंटीग्रेशन अगर आती है तो किस फॉर्म में होती है।
ये भी कांस्टेंट है पहले के फॉर्म की तरह ही, कि पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट में कांस्टेंट से नहीं लेनी, हमने सिर्फ एक करके लेनी है। तो यहाँ पे जिस इंटीग्रेशन भी ए आई जे पे चली जाएगी। किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं वो डिनोट करेगा डिफरेंट, उसका ऑर्डर जो है वो कहता है 1 लेस हो जाता है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव यहाँ पे टेंसर के अंदर ऑपोजिट होते हैं। इन डेली लाइफ जो है वो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं लेस होता है, इंटीग्रेशन लेते हैं इंक्रीज होता है। लेकिन टेंसर के अंदर डेरिवेटिव लेने से इंक्रीज और इंटीग्रेशन लेने से जो ऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाता है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सिर्फ मैंने इसका रिव्यू दिया है, इसको एक दफ़ा फिर से देख लीजिएगा और तैयारी कर लें। नेक्स्ट वाला जो वीक है वो आपका लास्ट वीक है। किसी को भी कोई पॉइंट वगैरह पूछने हैं तो उसी वीक में मेरे से पूछिए, फ्राइडे से पहले, जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा उससे पहले। ठीक है मैम जी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। हाफिज में